Hello everyone, welcome to our channel Navigate Institute. I am Sivraj Patidar. We are solving and analyzing PEB sub-engineer previous year question paper for civil engineering students. And now we are solving question paper from 8th of July 2017 second shift. And till date in this paper we have solved from question number 1 to question number 50, and beyond these we are solving now, that is question number 51. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा गया है, डैश इज यूज्ड फॉर ओशियन साउंडिंग वेयर द डेप्थ ऑफ वाटर इज टू मच। जहां पर आपकी समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा हो वहां पर मुझे समुद्र की गहराई को मापने के लिए, साउंडिंग करने के लिए मैं किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता हूं। ऑप्शन है आपके पास पोडोमीटर, फेदोमीटर, पेनोमीटर और बेरोमीटर। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए मैं फेदोमीटर का यूज करता हूं। जो पेडोमीटर है उसका यूज करता हूं मैं नंबर ऑफ स्टेप, कितनी स्टेप मैंने वॉक कर ली हैं, मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स वॉक बाय फुट। वॉक बाय फुट मीन्स पैदल कितना चल चुका हूं मैं फुट के थ्रू, वो आप मेजर करते हो पेडोमीटर से। एंड पेनोमीटर होता है आपका इमेजेस को ऐड करने के लिए, आप कैमरे से या कोई इमेज ऐड करते हो, पिक करते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस को ऐड करके एक सिंगल इमेज बनाना है और उसको मॉडिफाई और रिजोल्व करने की प्रोसेस को कहलाते हैं आप पेनोमीटर्स के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? पेनोमीटर। और बेरोमीटर तो आपको पता ही है कि बेरोमीटर का यूज मैं किसको मेजर करने के लिए करता हूं। किसको मेजर करने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉट ओनली प्रेशर। प्रेशर में जनरली गेज प्रेशर होता है, बट मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो तो मैं बेरोमीटर का यूज करता हूं। तो यहां पर आपका आंसर होगा फेदोमीटर, यूज्ड फॉर ओशियन साउंडिंग वेयर द डेप्थ ऑफ वाटर इज टू मच। समुद्र की गहराई ज्यादा हो या पानी की गहराई ज्यादा हो तो उसकी गहराई को मापने के लिए मैं फेदोमीटर का यूज करता हूं। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कर्व से क्वेश्चन है आपका, a chord between two successive station is called as। दो सक्सेसिव स्टेशन के बीच का जो कोड रहता है उस कोड मीन्स जीवा या जो लंबाई रहती है उस लंबाई को मैं क्या पढ़ता हूं? क्या पढ़ोगे आप? नॉर्मल कोड, सक्सेसिव कोड, नन ऑफ द अबव और सब कोड। तो उसको पढ़ता हूं मैं एज अ नॉर्मल कोड। जो दो स्टेशन के बीच की आपकी जो कोड है उसको मैं पढ़ता हूं नॉर्मल कोड। क्वेश्चन नंबर 53। A phreatic line is defined as the line within dam section below which there are। डैम के नीचे जो phreatic line है जो सीपेज को क्या रिप्रेजेंट करती है? किसको रिप्रेजेंट करती है? सीपेज को। तो वो किसके थ्रू में मेजर करता हूं या किसके थ्रू में रिप्रेजेंट करता हूं? नेगेटिव इक्विपोटेंशियल लाइंस या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या पॉजिटिव इक्विपोटेंशियल लाइन। तो जो आपकी फ्रिएटिक लाइन होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आपके सीपेज फ्लो को। डैम के नीचे आपका ये कोई डैम स्ट्रक्चर है, इस डैम स्ट्रक्चर का ये बेस, तो इस बेस के नीचे से आपका सीपेज होना इस प्रकार से, ये सीपेज फ्लो, ये एज अ फ्रिएटिक लाइन। इनको मैं क्या पढ़ता हूं? एज अ फ्रिएटिक लाइन क्रिएट करना। और ये फ्रिएटिक लाइन ही आपका क्या शो करती है? एज अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इक्विपोटेंशियल लाइन का कंसेप्ट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? एज अ हेड। क्या रिप्रेजेंट करती है? टोटल हेड। तो इक्विपोटेंशियल लाइन आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो से परपेंडिकुलर होती है। तो फ्रिएटिक लाइन आपका नेगेटिव इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं होगा और पॉजिटिव इक्विपोटेंशियल लाइन भी आपका आंसर नहीं हुआ। तो मींस नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपका होगा। तो कौन सा होगा? इस डायरेक्शन में ये आपका अप स्ट्रीम और ये आपका है डाउन स्ट्रीम। तो जो आपका स्टोरेज और उसके बाद जो फ्लो होना है वो भी आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है? इसी डायरेक्शन में। और जो आपका फ्रिएटिक लाइन के थ्रू या सीपेज के थ्रू फ्लो होगा वो भी आपका सेम डायरेक्शन में होगा। मींस वो क्या क्रिएट करेगा आपका? एज अ पॉजिटिव प्रेशर। क्या प्रेशर क्रिएट करेगा? पॉजिटिव प्रेशर। तो कौन सा होगा? पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एंड अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ये जो रेड लाइन है आपको ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एज अ स्ट्रीम लाइन, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एज अ साई से। साई लाइन भी पढ़ते हैं इसको या फिर स्ट्रीम लाइन। तो जो मेरा फ्रिएटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन द डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर
पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और जो किसके अलोंग होती हैं, अलोंग द स्ट्रीम लाइन, और जो मुझे डायरेक्शन ऑफ सीपेज फ्लो बताती हैं। तो आंसर हुआ मेरा पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देन बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 54। जो आपका सैनिटरी से कुछ पूछा गया है। क्या पूछा है सैनिटरी से? वाटर सील इन गली ट्रैप इज यूजुअली फ्रॉम, जो सील के अंदर वाटर सील होती है किसमें, गली ट्रैप में, वो जनरली कितना लेता हूं मैं। तो क्यों प्रोवाइड करता हूं गली ट्रैप में मैं सील? जो हार्मफुल और जो फॉल गैसेस हैं या ऑडर्स हैं, गंध हैं, स्मेल है, वो आपके घर के अंदर प्रवेश न करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ट्रैप प्रोवाइड करते हैं, जिस ट्रैप में आपका क्या रहता है, वाटर सील रहती है। वाटर सील मीन्स उस ट्रैप में हमेशा पानी भरा रहेगा, तो जिससे आपका जो सीवर के अंदर की स्मेल है वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो उसके लिए कितना वाटर का लेवल, मीन्स उस सील में, यह जो ट्रैप है आपका, ये जैसे आपका कोई पी ट्रैप है, तो इस पी ट्रैप में डेप्थ ऑफ वाटर कितना रखना है, ये आपसे रिकमेंडेड पूछा गया है। तो कितना रखना है, 50 to 75 mm, 50 to 75 mm आप गली ट्रैप में सील रखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं आप, सील ऑफ वाटर सील। क्या पढ़ते हैं आप, वाटर सील या डेप्थ ऑफ वाटर। तो कितना रखना है, 50 to 75। देन क्वेश्चन नंबर 55, what is the width of formation for two-lane national highway or state highway located in, कहां पर लोकेट है वो, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में। अगर आपका नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे लोकेट है, जिस कौन से लेन का, 2 लेन, तो उसके लिए मैं फॉर्मेशन विड्थ कितना लूंगा। तो फॉर्मेशन विड्थ आप कितना लेंगे, 8.8 मीटर, 6.25 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू आपका फॉर्मेशन विड्थ किसके, टेरेन के हिसाब से। तो जनरली आपके कौन से टेरेन होते हैं, एक प्लेन, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, रोलिंग टेरेन। टोपोग्राफी आपकी प्लेन हो सकती है, रोलिंग हो सकती है, या फिर आपका माउंटेनियस, माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन। ओके, आप इसमें टाइप ऑफ रोडवे या टाइप ऑफ कैरिज वे, तो टाइप ऑफ कैरिज वे जैसे आपका नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है, और उसमें भी आपका सिंगल लेन हो सकता है, सिंगल लेन एंड 2 वे, या फिर डबल लेन, 2 लेन। तो सिंगल लेन, सॉरी आपका यहां पर आएगा, सिंगल लेन एंड 2 लेन। तो सिंगल लेन है और 2 लेन है आपका प्लेन में, तो उन दोनों में आपको 12 मीटर लेना है। फॉर्मेशन विड्थ कितना लेना है आपको, फॉर्मेशन विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ आपको लेना है 12 मीटर, किसमें, प्लेन और रोलिंग टेरेन में, यदि नेशनल हाईवे है, सिंगल लेन हो या फिर आपका 2 लेन हो। बट अगर आपका माउंटेनियस टेरेन है और कौन सा सिंगल लेन रोड है, तो उसमें आपको लेना है 6.25 मीटर। कितना, 6.25 मीटर। बट आपका कौन सा है, 2 लेन रोड है नेशनल हाईवे, और माउंटेनियस स्टीप टेरेन है, उसमें लेता हूं मैं 8.8 मीटर। कितना लेते हैं आप, 8.8 मीटर आपको माउंटेनियस टेरेन में फॉर्मेशन विड्थ लेना है नेशनल हाईवे में 2 लेन रोड के लिए। ओके, उसी प्रकार से यदि आपको फिर दिया है आपका, तो ऑप्शन आपके क्लियर हुए। जो आपको ऑप्शन नंबर 8.8 मीटर है वो आपका आंसर हुआ, क्योंकि आपसे 2 लेन रोड पूछा है नेशनल हाईवे और जिसमें माउंटेनियस टेरेन दिया है। यदि आपका सिंगल लेन रोड होता नेशनल हाईवे और माउंटेनियस के लिए ही पूछता आपको, तो उसके लिए होता आपकी फॉर्मेशन विड्थ 6.25 मीटर। देन 12 मीटर जो आपका ऑप्शन है, 12 मीटर आपका नेशनल हाईवे, सिंगल लेन हो या डबल लेन हो, आप प्लेन टेरेन की बात करेंगे तो उसमें आपका 12 मीटर आएगा। और जो 9 मीटर है आपका, वो है मेजर रोड के लिए। किसके लिए है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए है आपका 9 मीटर, किसमें, प्लेन और रोलिंग टेरेन में। बट यदि आपका माउंटेनस हो तो उसमें आप लेते हैं 4.75 मीटर।
तो ये टर्म्स आपको याद रखना है। ओके, तो यहां पर आपका 55 का आंसर होता है 8.8 मीटर। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द क्राउन हाइट विद रिस्पेक्ट टू द एज टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे of bituminous concrete pavement of width 7 मीटर and very high rainfall area। रेनफॉल एरिया कैसा है आपका? वेरी हाई। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है? बिटुमिनस कॉन्क्रीट रोड में आपको क्राउन हाइट निकालना है, मींस किसकी? कैम्बर की। तो कैम्बर में प्रोवाइड करता हूं इफेक्टिव ड्रेनाज के लिए। तो ये है आपका रोड पेमेंट, ये है आपका विड्थ ऑफ पेमेंट, विड्थ ऑफ पेमेंट आर कैरिज वे। ओके, विड्थ ऑफ कैरिज वे है। इस कैरिज वे में आप कितना दिया है आपको? 7 मीटर। इस 7 मीटर रोड में आपने क्या दिया होगा? ये आपने इस प्रकार से कैरिज वे ना बनाते हुए आपने कुछ इसको इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए कैम्बर प्रोवाइड किया होगा। कैम्बर प्रोवाइड किया होगा तो रोड की हाइट आपका कुछ इस प्रकार से राइज हुआ है। तो अब आपका कैरिज वे कौन सा है? ये कैरिज वे है, ये कैरिज वे है आपका। तो इस कैरिज वे की इस हॉरिजॉन्टल से जो हाइट है वो आपसे पूछा गया है। इसी को मैं स्लोप पढ़ूंगा इसके रिस्पेक्ट में। किसके? इस विड्थ के रिस्पेक्ट में ये स्लोप कितना है। तो ये अगर ये विड्थ आपका 7 मीटर है तो ये जो विड्थ है आपका ये कितना हुआ? 7/2। और आपका जो स्लोप होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? 1/n। मींस यदि मैं n विड्थ लेता हूं तो कितना? 1 पॉइंट आपको आगे बढ़ जाना है। यदि जैसे मैं n मीटर आगे बढ़ता हूं या n मीटर मेरा विड्थ है तो उसके रेशियो में आपका कितना? 1 आपका ये वर्टिकल में रहेगा। तो उस प्रकार से आपको निकालना है इसकी हाइट कि अगर 7 मीटर मेरा हाइट विड्थ है तो ये कितना दिया होगा आपने? तो ये दिया आपने मान लिया x। n की वैल्यू किसके लिए डिपेंड करती है? आपका रेनफॉल कंडीशंस पर। किस प्रकार का रेनफॉल कंडीशन है? जैसे एक होता है आपका लो रेनफॉल एरिया और दूसरा होता है आपका हाई रेनफॉल एरिया। तो आपको यहां पर दिया है वेरी हाई रेनफॉल एरिया। मींस इसके लिए बिटुमिनस कॉन्क्रीट रोड के लिए हाई रेनफॉल एरिया के लिए स्लोप जो होता है आपका, स्लोप n इज इक्वल टू आपका होता है कितना? 2%। या इसको 1/n की टर्म्स में पढ़ता हूं मैं तो ये होता है आपका 1/50। कितना होता है? 1/50। तो यहां से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? 1/n इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में? x/7/2। इस रेशियो में सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे आप। 1/n इज इक्वल टू x दिस टर्म। कितनी टर्म्स? दिस टर्म। तो 7/2 मीन्स दैट x निकालना है आपको तो ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू है आपके पास 1/50 इंटू 7/2 मीन्स दैट 100 एंड डिवाइडेड इज दैट 0.07 मीटर। कितना निकालना है? 0.07 मीटर इज योर आंसर। मीटर में पूछा था आपसे तो 0.07 या mm में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 70 mm। मीन्स 7 मीटर के रोड में मुझे क्राउन या हाइट ऑफ कैम्बर जो होती है आपका अपेक्स पॉइंट वो कितना रहेगा? 70 mm। तो आंसर हुआ आपका 0.07। देन क्वेश्चन नंबर, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये नहीं समझना है कि मेरे एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। अब व्यापम एग्जाम हो आपका या एसएससी जेई हो, एमपीपीएससी एई हो या अदर स्टेट्स एग्जाम हो, न्यूमेरिकल पोर्शन भी आने लग गए हैं। तो एग्जाम की प्रिपरेशन हमें इस प्रकार से करना है कि कंसेप्चुअल पूछे, बेसिक पूछा जाए या आपसे न्यूमेरिकल पोर्शंस पूछा जाए, मुझे सभी प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते आना चाहिए।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 57 आपका आता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोटर। अब इस प्रकार से जैसे डायरेक्टली आपके रिकमेंडेड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे यूनिट के फॉर्म में, जनरली QSC से आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं, और न्यूमेरिकल भी आते हैं तो बहुत सीधे सीधे आपके आते हैं कि जैसे आपको प्लिंथ एरिया रेट दे दिया, प्लिंथ एरिया दे दिया आपको, तो आपसे पूछ लिया कि प्लिंथ एरिया रेट के हिसाब से आप बताइए कि मेरी कॉस्ट कितनी आएगी उस प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसी प्रकार से आपको कभी कभी QSC में मेजरमेंट की यूनिट आ जाती हैं, जिस प्रकार से यहां पर पूछा है उसने कि मैं एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर का यदि मैं 12 mm प्लास्टरिंग करता हूं तो कितना आउटटर्न मिलेगा, मीन्स एक दिन में मैं कितना स्क्वायर मीटर, क्योंकि मैं अब ये ध्यान होना चाहिए यहां से आपको यूनिट पता चल जाती है कि जो प्लास्टरिंग की यूनिट है वो मैं किस में मेजर करता हूं, स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में मीन्स एज अ एरिया में। तो आपसे पूछना है कि मैं 12 mm का यदि थिकनेस का प्लास्टर करता हूं तो एक दिन में एक वर्कर जो प्लास्टर करता है मेरा वो कितना स्क्वायर मीटर एरिया प्लास्टर कर देता है, कितना, जनरली 8 से 10 स्क्वायर मीटर होता है। तो आपका इसमें आंसर जैसे ऑप्शन में 3 स्क्वायर मीटर, 5, 8 एंड 6.5, तो आंसर होगा आपका 8 स्क्वायर मीटर। क्योंकि जो आप हमेशा ये ध्यान रखना है एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपका एग्जैक्ट आंसर आए, ओके, कि एग्जैक्ट आंसर आपको ऑप्शन में मिले, बट हमें किस तरफ जाना है, एग्जैक्ट की तरफ जाना है। एग्जैक्ट की तरफ मीन्स जितना आपका सटीक आंसर हो या आपके आंसर के या उत्तर के जो ज्यादा नजदीक हो वो आपका उत्तर होता है, ओके। तो जैसे यहां पर आपका 8 स्क्वायर मीटर एरिया या 8 स्क्वायर मीटर एरिया आपका प्लास्टरिंग का एक्सपेक्टेड आउटटर्न होता है। देन क्वेश्चन नंबर 58, a fixed stipulated sum of penalty payable by the contractor having no relationship with real damage is known as liquidity damage। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है आपका, तो उसको मैं क्या पढ़ता हूं एज अ लिक्विडिटी डैमेज। यदि मैं डायरेक्ट एक पेनल्टी उससे किसके फिक्स्ड स्टिपुलेटेड सम ऑफ पेनल्टी पेएबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर, किसे कॉन्ट्रैक्टर से आप एक पेनल्टी के थ्रू में ले रहे हैं फिक्स्ड, उस सम का स्टिपुलेटेड क्या लिखा है, स्टिपुलेटेड सम। स्टिपुलेटेड मींस जो लम सम आपका अमाउंट था उसके एक फिक्स्ड अमाउंट के मींस फिक्स्ड रेशियो में आप कुछ पेनल्टी उस कॉन्ट्रैक्टर से ले रहे हैं, तो क्या कहलाता है आपका लिक्विडिटी डैमेज। तो ये तो आपका डायरेक्टली एक डेफिनेशन पूछ लिया था। देन क्वेश्चन नंबर 59 इरिगेशन से है आपका या हाइड्रोलॉजी से समझ लीजिए, वैसे जनरली हाइड्रोलॉजी से है। अ फाइन स्प्रिंकल of numerous water droplets of size less than 0.5 mm and intensity less than 1 mm per hour is known as। यदि जो मेरा ड्रॉपलेट है उसकी जो साइज है वो क्या है आपका, ड्रॉपलेट की साइज 0.5 mm, ओके, 0.5 mm से लेस है उस ड्रॉपलेट की साइज, और जो उसने इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है या इंटेंसिटी ऑफ आपका उसका कवरिंग एरिया है वो क्या है, इंटेंसिटी 1 mm पर आवर, मतलब 1 mm हो रही है आपकी पर आवर बारिश ही बोल सकते हैं, रेनफॉल, या इसको जनरली क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। हाँ, प्रेसिपिटेशन आपका 1 mm पर आवर हो रहा है और ड्रॉपलेट की साइज 0.5 mm से कम है, तो उसको मैं क्या पढ़ूंगा, हेल, ड्रिजल, ग्लेज और फॉग। तो जो फॉग होता है वो आपका जनरली ऐसा धुएं टाइप का होता है, और एक टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, बहुत ही स्मॉल टाइप की आपकी जो ड्रॉपलेट होती हैं उसको मैं फॉग पढ़ता हूं, या कोहरा बोल सकते हो जिसको आप। देन ग्लेज, आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल मींस जो बर्फ के टुकड़े के फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेशन होता है, इस प्रकार से इन आइस क्रिस्टल को खोलता हूं मैं एज अ ग्लेज। एंड ड्रिजल आपकी होती है एज अ स्मॉलर देन 0.5 mm। यदि आपका बारिश क्या हो उसकी जो ड्रॉपलेट की साइज हो वो स्मॉलर देन 0.5 mm हो, और क्या हो आपका बहुत ही स्मॉलर दे, मतलब बारिश हो बूंदाबांदी टाइप की जिसको बोलते हैं, बूंदाबांदी होना, उसको पढ़ते हैं ड्रिजल। एंड देन है आपका हेल। हेल होता है आपका अगर ड्रॉपलेट की साइज 5 mm से 15 सेंटीमीटर के बीच में हो, कितना हो, 5 mm टू 15 mm, सॉरी 5 mm टू 15 mm के बीच में यदि आपका ड्रॉपलेट या जो आपके वाटर ड्रॉपलेट है उनकी साइज हो,
प्रेसिपिटेशन, जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है जो ड्रॉपलेट के थ्रू, उन ड्रॉपलेट की साइज 5 से 15 mm, 5 से 15 mm के बीच में हो तो उसको मैं पढ़ता हूं हेल। तो आपसे क्या पूछा था, यदि मेरा रेनफॉल 0.5 mm से कम हो और इंटेंसिटी उसकी 1 mm पर आवर हो तो उसको मैं पढ़ता हूं एज अ ड्रिजल। क्या पढ़ता हूं मैं उसको, ड्रिजल। तो आंसर हुआ आपका ड्रिजल। देन क्वेश्चन नंबर 60, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू अ सोइल द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑलवेज। डायरेक्शन ऑफ सीपेज क्या होती है, तो आप पहले भी थोड़ी अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है आपने। क्या पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 53 में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि फ्रीएटिक लाइन। तो उसी प्रकार से आपसे पूछना है कि यदि सीपेज हो रहा है इस प्रकार से, सीपेज फ्लो हो रहा है, सीपेज मतलब लीक होना, कहां से हो रहा होगा लीक, जनरली आपका डैम स्टोरेज या जो भी स्टोरेज सिस्टम है उसके नीचे से आपका पानी लीक होना, उसको पढ़ता हूं मैं सीपेज। तो सीपेज हो रहा है यदि आपका, तो सीपेज होता है आपका स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो। तो क्या बोल सकता हूं मैं इनको, साई लाइन, साई लाइन। तो फ्लो अलोंग दी साई लाइन, या ऐसा लिख सकते हो आप, फ्लो अलोंग दी साई लाइन या स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन को ही मैं साई लाइन पढ़ता हूं। कौन सा, सीपेज फ्लो। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, सीपेज फ्लो अलोंग दी साई लाइन। तो साई लाइन जो होती है मेरी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, ऑर्थोगोनल होती हैं। किससे, कर्व शेप में आपका लाइंस का परपेंडिकुलर होना, उसको ऑर्थोगोनल पढ़ता हूं मैं। तो ऑर्थोगोनल किससे, साई लाइन से। जो ऑर्थोगोनल लाइन होती है उनको मैं पढ़ता हूं एज अ इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। और इन्हीं को मैं पढ़ता हूं फाई लाइन, फाई लाइन। तो ये क्या हुई आपका, सीपेज फ्लो जो होगा वो स्ट्रीम लाइन के अलोंग होगा या स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन में होगा, और इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा आपका सीपेज फ्लो। तो इस प्रकार से मैं बता सकता हूं कि जो सीपेज फ्लो होगा अलोंग द स्ट्रीम लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। तो आंसर देख लेते हैं आपका क्या होगा, none of the above, perpendicular to the equipotential line or perpendicular to streamline or parallel to stream equipotential line। तो क्या होगा, पैरेलल टू स्ट्रीम लाइन होता अगर ऑप्शन तो आपका सही होता। तो यहां पर ऑप्शन होगा आपका सेकंड, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन आपका आंसर होगा। तो सीपेज आपका किसके थ्रू होता है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ एलम एज कोएगुलेंट फॉर टर्बिड वाटर द पीएच शुड बी इन द रेंज ऑफ। अगर मैं एलम का यूज टर्बिड वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज कर रहा हूं, किसका, एलम का, तो उस वाटर का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो उसका पीएच आपका स्लाइटली अल्केलाइन नेचर का होना चाहिए। आपका वाटर किसके नेचर का होना चाहिए, यदि मैं एलम या फिटकरी का यूज कर रहा हूं टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए, तो जो मेरा वाटर का पीएच हो वो किस नेचर का हो, जनरली या तो न्यूट्रल कंडीशन में मींस एज पीएच 7 के अप्रॉक्स, या फिर स्लाइटली अल्केलाइन नेचर का मींस 6.5 टू 8.3, इसके बीच में आपका पीएच मान होना चाहिए वाटर का, तभी आपका इफेक्टिव यूज हो पाएगा एलम का। तो आंसर हुआ आपका 6.5 टू 8.3 आपका पीएच मान होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 62, इन अ रिवर्स कर्व व्हेन टू रेडी आर इक्वल। एक रिवर्स कर्व है जिसकी दोनों रेडी क्या है, आपकी रेडियस क्या है, इक्वल है। देन लेंथ ऑफ कर्व इज गिवन बाय, तो लेंथ ऑफ कर्व आपका कितना होगा, रिवर्स कर्व में हॉरिजॉन्टल कर्व पर यूज करता हूं। रिवर्स कर्व किसको पढ़ते हैं आप, जिनके दोनों के जो कर्व की डायरेक्शन हो, कर्व का अपोजिट सेंटर हो इनके, इस डायरेक्शन के, इसकी रेडियस इस डायरेक्शन में और इसकी रेडियस आपका इस डायरेक्शन में, दोनों की रेडियस क्या हो, अपोजिट हो सेंटर के, उसको लाइन ऑफ जो कॉमन टेंजेंट है उससे। तो इसको पढ़ता हूं रिवर्स कर्व, और इस रिवर्स कर्व की आपकी यहां पर रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है। तो उसने पूछा है आपसे कि लेंथ ऑफ कर्व मींस ये लेंथ ऑफ कर्व कितना होगा,
ये जो आपका लेंथ है, ये लेंथ ऑफ रिवर्स कर्व कितना होगा यदि दोनों रेडियस मेरा बराबर हो। तो दोनों रेडियस बराबर हो तो लेंथ ऑफ कर्व आपका होगा 4 टाइम्स रूट ऑफ r इंटू वी। कितना होगा? 4 टाइम्स रूट ऑफ 4 टाइम्स आर वी। देन क्वेश्चन नंबर 63, जो क्वेश्चन नंबर 63 है उसमें आपसे पूछा है वेबस्टर्स मेथड इज यूज्ड फॉर। ये ध्यान दे दीजिए, वेबस्टर मेथड आपका किससे है? सिग्नल से या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के टॉपिक से। और ये मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने और हमने जितने पेपर सॉल्व किए हैं 2018 के और 2017 का, जैसे अभी पेपर आपका चल रहा है, इसमें कम से कम आपसे 2 से 3 बार किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन आपसे वेबस्टर या सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस वेबस्टर मेथड के सिर्फ कंसेप्चुअल आते हैं जनरली। 2 बार तो आपसे यही पूछा गया है कि वेबस्टर मेथड किसके लिए यूज करता हूं, और 1 बार आपसे फार्मूला पूछ लिया गया है इसका। तो वेबस्टर मेथड को मैं सिग्नल डिजाइन में यूज करता हूं। किसके लिए? सिग्नल डिजाइन में। तो आंसर हुआ आपका डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल, साइकिल लेंथ निकालने के लिए। साइकिल लेंथ क्या होता है? कितने समय तक किसके लिए क्या सिग्नल रखना है। तो C इज योर साइकिल, C इज योर साइकिल। और साइकिल लेंथ के लिए फार्मूला दिया है वेबस्टर ने 1.5 L + 5 अपॉन 1 माइनस y बार, 1 माइनस y बार। जो L है आपका वो है आपका टोटल लॉस्ट टाइम, और टोटल लॉस्ट टाइम है आपका N इज योर नंबर ऑफ फेज लॉस्ट टाइम इन ट्रैफिक प्लस R मीन्स कितने समय तक आपका ट्रैफिक वहां पर रुका हुआ है। तो कितने समय तक रुका रहेगा? टोटल लॉस्ट टाइम। लॉस्ट टाइम मीन्स जब तक आगे वाला व्हीकल मूव नहीं करेगा सिग्नल पर, तब तक पीछे वाला व्हीकल मूव नहीं कर पाएगा। तो वो पीछे वाले व्हीकल के लिए लॉस्ट टाइम हुआ। जनरली ये मैं लेता हूं 2 सेकंड। कितना लेते हो आप? 2 सेकंड। रेड क्या, आर क्या होता है? रेड टाइम। जब तक सिग्नल बंद रहेगा मेरे सामने का, तब तक वो ट्रैफिक वहां पर रुका रहेगा। तो ये हुआ आपका रेड टाइम में एज ए लॉस्ट हुआ उसका वो भी। और ये कहलाता है आपका नंबर ऑफ फेस। कितने नंबर ऑफ फेस में मैंने सिग्नल को डिजाइन किया है, मतलब 4 फेस हैं, 2 फेस हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका एल होता है टोटल लॉस्ट टाइम, एन इंटू टी एल प्लस आर। आर है आपका रेड टाइम, टोटल रेड टाइम, और टी एल है आपका लॉस्ट टाइम। जनरली लेते हैं आप, रिकमेंडेड कितना है? 2 सेकेंड। जो इसमें वाई बार है ये आपका होता है सेचुरेशन रेशियो, और ये होता है समेशन ऑफ VCI अपॉन SI। VCI क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, और I रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कौन से फेस में? तो मींस क्रिटिकल लेन वॉल्यूम इन ith फेस। सिमिलरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सेचुरेशन फ्लो, किस स्पीड से रेंग रहा है या स्पीडली आपका ट्रैफिक उस सिग्नल को क्रॉस कर रहा है। तो ये कहलाएगा आपका सेचुरेशन फ्लो। I मींस ith फ्लो। तो इस प्रकार से आपका ये फार्मूला इस फॉर्म में भी बन जाता है 1.5 L + 5 अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ VCI क्रिटिकल लेन वॉल्यूम अपॉन SI। तो आंसर हुआ आपका क्या कि वेबस्टर, इसी को मैं वेबस्टर फार्मूला पढ़ता हूं। वेबस्टर्स मेथड का फार्मूला। ओके, तो मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं? सिग्नल साइकिल को डिजाइन करने के लिए। तो आंसर हुआ आपका डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल बाय वेबस्टर्स मेथड। देन क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ कर्व इज नोन एज। ये कर्व है आपका, इस कर्व में आपका ये होगा लॉन्ग कॉर्ड, सबसे लॉन्ग कॉर्ड यही हुआ आपका। इस लॉन्ग कॉर्ड का मिड पॉइंट और आपके इस कर्व का मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसको मैं एज अ हाइट पढ़ता हूं, और उसी हाइट को मैं एज अ मिड ऑर्डिनेट क्या पढ़ते हो आप? मिड
ऑर्डिनेट या क्राउन हाइट भी पढ़ सकते हो आप इसको। क्राउन हाइट और मिड ऑर्डिनेट पढ़ता हूं मैं। लॉन्ग कॉर्ड के बीच की मीन्स आपके सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और उसका हाईएस्ट पॉइंट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को मैं पढ़ता हूं या हाइट को पढ़ता हूं मिड ऑर्डिनेट या क्राउन हाइट। तो आंसर होगा आपका मिड ऑर्डिनेट। देन क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स measured along a slope is 428 meter if the difference in level is 62 meter, then the horizontal distance between them। मैंने चेन से आपका जो क्लिनोमीटर है उससे मैंने सर्वे किया है, तो जो स्लोप है आपके ग्राउंड का लेवल कुछ इस प्रकार से है। तो ये स्लोप का जो मेरा डिस्टेंस है कितना मेजर किया आपने, स्लोप 428 मीटर, 428 मीटर एंड द डिफरेंस इन लेवल, जो डिफरेंस मींस इस लेवल और इस लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको दिया है 62 मीटर। आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है ये, तो आप इजीली बता सकते हैं एज अ पाइथागोरस थ्योरम्स के थ्रू। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ऐसी डिस्टेंस चाहिए आपको, मीन्स दैट 428 स्क्वायर मीटर माइनस 62 स्क्वायर मीटर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका अप्रोक्स रिजल्ट आता है 423.48 मीटर। तो एसी डिस्टेंस आपका कितना हुआ या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ आपका 423.48 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 66। Question number 66. The smallest water content below which the soil sample will not reduce its volume any further is known as। soil mechanics में आपका बेसिक इक्वेशन है आपका कि जो आपका वाटर कंटेंट है यदि मैं उससे भी रिड्यूस करता हूं, स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट, कम से कम इतना वाटर कंटेंट कि विच सॉइल विल नॉट रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, यदि मैं उससे भी कम यदि पानी करता हूं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो उस मैक्सिमम लिमिट को मैं क्या पढ़ता हूं, तो उसको क्या पढ़ते हो आप, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट आपका जो सॉलिड मैटर है या सॉलिड मटेरियल इन सॉइल, मैक्सिमम वाटर कंटेंट, इतना मैक्सिमम वाटर कंटेंट कि उसके बाद यदि आपने थोड़ा सा भी वाटर ऐड किया तो उसके बाद उसका वॉल्यूम में चेंजेस आने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट आपने थोड़ा सा भी, तो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कि जिसके बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाए, मींस कि उसका पहले जब तक आपने रखा तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, तो उस मॉइस्चर कंटेंट की जो लिमिट है उसको मैं पढ़ता हूं श्रिंकेज लिमिट। देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपके ऑप्शन में है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है आपका, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक लिमिट जो है आपका वो रिप्रेजेंट करता है सेमी सॉलिड स्टेट से वाटर कंटेंट का या सॉइल पार्टिकल का आपका सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जाना, फ्लो कंडीशंस में जाना, ये कहलाता है आपका प्लास्टिक लिमिट। सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेज में जाना, जो लिमिट है वो कहलाता, जिस लिमिट पर वो सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में गया है वो कहलाएगा आपका एज अ प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक लिमिट क्या रिप्रेजेंट करती है आपका, कि आपका 3 mm किससे मेजर करते हो, 3 mm का थ्रेड्स बन जाए, यदि वो नहीं बन रहा है तब तक आपका प्लास्टिक लिमिट में नहीं है। तो आंसर हुआ आपका श्रिंकेज लिमिट, कि आपका वॉल्यूम चेंज किस लिमिट पर नहीं होता है, तो श्रिंकेज लिमिट में जब तक मेरा वाटर कंटेंट या वाटर मेरा श्रिंकेज लिमिट के अंदर है, मेरे सॉइल सैंपल का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 67, the device which is used for breaking large sized sewage solids to less than 6 mm size is called as। जो लार्ज साइज के जो सीवेज पार्टिकल हैं आपके सीवर में या सीवेज में, उनको तोड़कर या ब्रेक कर कर आपको कितना बनाना है, लेस देन 6 mm साइज। तो ये मैं किसके थ्रू करता हूं, एरेटर के थ्रू,
ग्रिट रिमूवर, डाइजेस्टर और कम्युनिटर। तो एरेटर तो आपका एरेशन के लिए यूज करते हूं मैं। एरेटर किसके लिए यूज करते हो आप? एरेटर के लिए, या हार्मफुल गैसेस को रिमूव करने के लिए मैं एरेटर का यूज करता हूं। ग्रिट रिमूवर, ये होता है ग्रिट चैम्बर। तो ग्रिट चैम्बर का यूज में ग्रिट रिमूवल के लिए या सिल्ट साइज के जो पार्टिकल हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज करता हूं। ब्रेक करने के लिए ग्रिट रिमूवर का आप यूज नहीं करते हैं। डाइजेस्टर आप स्लश डाइजेशन में होता है तो ये डाइजेशन भी नहीं होगा। कम्युनिटर जो होता है आपका, उसमें आप क्या करते हैं, जो लार्ज साइज के सीवेज पार्टिकल हैं उनको ब्रेक करके आप लेस देन 6 mm साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये करते हैं आप कम्युनिटर के थ्रू। देन क्वेश्चन नंबर 68, द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विद एज ऑफ अ प्रॉपर्टी इज नोन एज। धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाना या रिड्यूस होते जाना उसकी उम्र के साथ में या उसकी लाइफ के साथ में, उसको मैं क्या पढ़ता हूं, मतलब जितना रिड्यूस हो रहा है उसको क्या पढ़ते हैं? डेप्रिसिएशन। तो आंसर हुआ आपका डेप्रिसिएशन। देन क्वेश्चन नंबर 69, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज। एक टेम्पररी स्ट्रक्चर आपने कंस्ट्रक्ट किया है, किसको? अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए, सॉरी, किसको? अनसेफ जो आपका स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट देने के लिए आपने टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है। उसको आप क्या पढ़ते हैं? रेकिंग, शोरिंग, एलिवेटर्स और स्कैफोल्डिंग। तो इसमें जो रेकिंग टर्म्स हैं, एलिवेटर्स टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको कमेंट्स के थ्रू बताना है कि रेकिंग क्या होती है, रेकिंग एंड एलिवेटर्स क्या होता है। और जो शोरिंग टर्म्स हैं वो तो आप 3 से 4 बार पढ़ ही चुके हो, प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हो कि शोरिंग होती क्या है। तो शोरिंग क्या होता है आपका, जैसे आपने ट्रेंच और वेसल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ट्रेंच और वेसल आपने कंस्ट्रक्ट किया, ये डीग है आपका, होल है, तो इसके कंस्ट्रक्ट किया आपने, ये आपका सरफेस है, सॉइल सरफेस, ये इरोजन ना हो इसके लिए आपने यहां पर कंक्रीट की लेयर बनाई होगी या कंक्रीट की आपने लेयर से इसको कास्ट कर दिया है, सेफ कर दिया। अब कंक्रीट की लेयर यहां पर चढ़ाने के लिए या बनाने के लिए यहां पर कंक्रीट फिल करना होगा आपको, और कंक्रीट फिल करने के लिए आपने इस प्रकार से सपोर्ट दिया होगा जब तक वो हार्डन ना हो जाए। तो हार्डन कंक्रीट को सपोर्ट करने, जो आपका प्लास्टिक कंक्रीट है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने ये शीट प्रोवाइड किया होगा। अब ये शीट आपका गिरे नहीं, इस शीट को इस प्रकार से कुछ आपने सपोर्ट दे दिया होल के अंदर, इसको पढ़ते हैं आप एज अ शोरिंग। इसको क्या पढ़ते हैं आप? शोरिंग। तो यही आपका है कि टेम्पररी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है अनसेफ स्ट्रक्चर को, मीन्स आपका जब तक ये प्लास्टिक स्ट्रक्चर है कंक्रीट का, ये डैमेज ना हो या सेफ ना हो जाए तब तक आप इसको बनाए रखेंगे, उसको पढ़ते हैं आप शोरिंग। एक है आपका स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग तो आपका क्या होता है? टेम्पररी स्ट्रक्चर प्रोवाइड टू सपोर्ट अ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स एट डिफरेंट लेवल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वर्कर। वर्कर्स को एक हाइट से दूसरी हाइट तक पहुंचाने के लिए, वर्क करने के लिए, किसी हाइट पर वर्क करने के लिए, उनको खड़े रहने के लिए सपोर्ट जो प्रोवाइड करता हूं मैं, उसको पढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग। तो आंसर हुआ आपका शोरिंग। देन क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा है, द सुटेबल लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलरली ग्रोन टाउन इज कॉल्ड एज। यदि आपका ऐसा टाउन है जो इरेगुलरली ग्रो हो रहा है, कहीं से भी आपका उस एंड हो रहा है, उस रोड जो आपके मकान बन रहे हैं उस टाउन में, तो वहां पर कौन सा सिस्टम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सेफ रहेगा या अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा? डेड एंड सिस्टम, रेडियल, ग्रिड आयरन, रिंग सिस्टम। देखते हैं तो जो डेड एंड सिस्टम है, डेड एंड सिस्टम में बेनिफिट क्या है आपको? सेंटर में आपका मेन लाइन होगा, मेन सप्लाई लाइन, देन आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड नंबर ऑफ सब्सिडरी लाइन कवर कर सकते हैं। यदि आपका ये टाउन यहां पर बंद हो गया है तो आप यहां पर इसको डेड एंड, मींस यहां पर बंद कर सकते हो वाटर सप्लाई। इस साइड नहीं हो रहा है तो यहां पर डेड एंड, यहां पर डेड एंड एंड डेड एंड।
मीन्स हर जगह आपके पास इसमें एंड रहेगा। यदि आपका फर्दर आगे बढ़ती हैं टाउन और आगे डेवलपमेंट होता है तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मीन्स डेड एंड आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट या सुटेबल रहेगा यदि आपका इरेगुलरली कोई टाउन ग्रो कर रहा है। रेडियल होता है आपका रेडियली वाटर सप्लाई, मीन्स किसी सेंटर पॉइंट से पूरे सिटी में या टाउन में वाटर सप्लाई करना। मेन वाटर सप्लाई लाइन, ये इस रिंग सिस्टम में जैसे आपका सेंटर पॉइंट में ये रिजर्वोयर रहेगा, इस रिजर्वोयर आर से आप पूरे टाउन में रेडियली वाटर सप्लाई कर सकते हैं, जनरली जैसे विलेजेस में। देन ग्रिड आयरन सिस्टम, तो डेड एंड सिस्टम को ही आप वापस एक के थ्रू एक को ऐड कर दीजिए तो वो आपका ग्रिड आयरन सिस्टम बन जाता है। ग्रिड आयरन सिस्टम मीन्स मेन सप्लाई लाइन, इसको आपने सब्सिडरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज से कनेक्ट किया है और इस प्रकार से एक दूसरे से ऐड कर दिया है, तो ये आपका ग्रिड आयरन सिस्टम बन जाता है। देन रिंग आर सर्कुलर सिस्टम, तो रिंग आर सर्कुलर सिस्टम में मेन सप्लाई लाइन आपका सेंटर में ना होते हुए इसकी बाउंड्री में आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये बाउंड्री मीन्स एज अ रिंग के थ्रू आपका वाटर सप्लाई होता है। इस रिंग के थ्रू, ये आपका एक रिंग बना रहा है, तो इस रिंग के थ्रू सब्सिडरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आपने प्रोवाइड कर दिया है। तो ये आपका हुआ रिंग एंड आयरन सिस्टम। बट आपसे पूछा है कि इरेगुलर ग्रो हो रहा है तो उसके लिए सुटेबल रहेगा आपका डेड एंड सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 71, द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया विच अ सॉइल कैन कैरी विदाउट यील्डिंग इज नोन एज बियरिंग कैपेसिटी। उसको क्या पढ़ते हैं आप? बियरिंग कैपेसिटी, या बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द लोड्स अप्लाइड टू द ग्राउंड, कितना लोड सपोर्ट कर लेगी वो ग्राउंड पर, उस कैपेसिटी को पढ़ते हैं आप बियरिंग कैपेसिटी। तो आंसर होगा आपका बियरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन है आपके पास और अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। तो अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी होती है आपका नेट लोड इंटेंसिटी एट विच नाइदर सॉइल फेल्स इन शियर एंड नॉर एक्सेसिव सेटलमेंट, ना तो आपका एक्सेसिव सेटलमेंट हो और नहीं आपका शियर फेल्यूर हो, और मैक्सिमम जितना आपका वो बियरिंग प्रेशर अडॉप्ट कर ले या बियर कर ले, उस प्रेशर को आप कहोगे अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। देन है आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेल्योर, बिना शियर फेल्योर हुए मैक्सिमम कितना प्रेशर वो बियर कर लेगा, मैक्सिमम, उसको पढ़ेंगे आप सेफ बियरिंग कैपेसिटी। एंड नेट प्रेशर इंटेंसिटी, यदि आप बैकफिल को निग्लेक्ट कर देते हैं, बैकफिल को निग्लेक्ट करने के बाद मैक्सिमम कितना प्रेशर वो बियर कर लेती है सॉइल, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है नेट प्रेशर इंटेंसिटी। बट आपसे पूछा है मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया विच अ सॉइल कैन कैरी विदाउट यील्डिंग इज नोन एज बियरिंग कैपेसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 72, द डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स मेथड एंड ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड एज प्रिसाइजन। जितनी आपका परफेक्शन होगा, जितना आपका मेथड्स सही होगा और ऑब्जर्वेशंस क्लियर होगा, आपको क्या मिलेगा? उतना प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा, उतना क्लियर आपको, उतना शुद्ध आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसको क्या पढ़ते हैं आप? प्रिसाइजन। देन क्वेश्चन नंबर 73, द कंडीशन विच arises when the image formed by the objective is not in the plane of crosshairs is called as, आपकी इमेज क्या हो रही है? ब्लर हो रही है। आपने क्या लिया है? सर्वे, या फिर आप टेलीस्कोप्स के थ्रू देख रहे हैं, तो आपकी इमेज जो ब्लर हो रही है, आपको क्लियर नहीं दिख रही है। तो उस गलती को मैं क्या पढ़ता हूं? तो उस एरर को मैं एज अ पैरेलैक्स पढ़ता हूं। क्या पढ़ते हैं आप? पैरेलैक्स। सेंटरिंग क्या होता है? ब्रिंगिंग द थियोडोलाइट, ये आपकी सारी थियोडोलाइट्स की टर्म्स हैं। सेंटरिंग, टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप इन्वर्टेड एंड पैरेलैक्स। तो जो सेंटरिंग टर्म है आपका, सेंटरिंग टर्म्स क्या होती हैं? ब्रिंगिंग द वर्टिकल एक्सिस, ब्रिंगिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट
theodolite, bringing the vertical axis of theodolite exactly over station, मतलब जो ग्राउंड स्टेशन या ग्राउंड का पॉइंट रहेगा, उस ग्राउंड के पॉइंट को वर्टिकल एक्सिस, किसकी, थियोडोलाइट की वर्टिकल एक्सिस के उसके परपेंडिकुलर या जस्ट उसके अबव लाना, वो कहलाता है आपका सेंटरिंग करना। देन टेलीस्कोप नॉर्मल, तो जो फेस लेफ्ट पोजीशन होती है आपका, फेस लेफ्ट पोजीशन, उसको मैं पढ़ता हूं टेलीस्कोप में टेलीस्कोप नॉर्मल, फेस लेफ्ट पोजीशन। तो मींस टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या हो जाएगा आपका, फेस राइट पोजीशन। तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या हो जाएगा आपका, फेस राइट पोजीशन, फेस राइट पोजीशन। ये होती है आपकी फेस इन्वर्टेड पोजीशन। वो इसमें होता है क्या आपका, जो वर्टिकल सर्कल होता है टेलीस्कोप का, वर्टिकल सर्कल ऑफ टेलीस्कोप इज जस्ट राइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड आपका सर्कल, वर्टिकल सर्कल रहेगा, तो उसको मैं फेस राइट पोजीशंस पढ़ता हूं। और पैरेलक्स क्या होता है आपका, द कंडीशन विच अराइजेस व्हेन इमेजेस फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। आपके जो क्रॉस हेयर पर आपको इमेज न दिखे, तो जो एरर हुई है उसको मैं पढ़ता हूं एज अ पैरेलैक्स। तो आंसर हुआ आपका पैरेलैक्स या ब्लर होना, ब्लर को आप उसी टेलीस्कोप में पैरेलैक्स पढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 74, गिवन द ग्रेड एंड सीवर डायामीटर, आपको क्या दिया है, ग्रेड दिया है उसका और सीवर का डायामीटर दिया है। तो सेंटो क्रिम्स टेबल कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। तो जो सेंटो क्रिम्स टेबल है उसके थ्रू आप क्या मेजर कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज और वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो सेंट्रो जो टेबल है आपका, उसके थ्रू में वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज मेजर कर सकता हूं। क्या निकाल सकते हैं आप, डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 75 है आपके लिए, अ नहनी ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट दी, कहां पर प्रोवाइड करते हैं आप नहनी ट्रैप को, आउटफॉल एंड ऑफ ईच हाउस ड्रेन, हेड ऑफ ईच हाउस ड्रेन और जंक्शन ऑफ हाउस ड्रेन एंड म्यूनिसिपल सीवर और जंक्शन ऑफ टू हाउस ड्रेन। तो जो नहनी ट्रैप होता है आपका, उसमें एज ए जनरली सील टाइप प्रोवाइड करते हैं एंड नेट। ये आपका ट्रैप हुआ और इस ट्रैप में आपने एज ए नेट प्रोवाइड किया, नेट मीन्स एज ए जाली, ताकि कचरा आपका सीवर के अंदर न जाए। इसको आप एज अ क्या बोलते हैं, एज अ नहनी ट्रैप। और इस नहनी ट्रैप का आप यूज क्या करेंगे, हेड ऑफ ईच हाउस ड्रेन, घर के शीर्ष पर या जहां पर पानी निकलने का हो उसके सबसे पहले वाले पोर्शन पर मैं इसका यूज करता हूं, नहनी ट्रैप का। तो इस प्रकार से आपके ये 75 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, एजोनिक लाइन एंड आइसोजोनिक लाइन इन सर्वेइंग क्या होती है आपके लिए, एजोनिक लाइन एंड आइसोजोनिक लाइन क्या होती हैं और क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपको कमेंट्स के थ्रू बताना है कि एजोनिक लाइन और आइसोजेनिक लाइन सर्वे में कहाँ यूज करता हूं और क्या होती हैं। और इस प्रकार से आपके 75 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड देन इसके आगे मिलते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।